हाँ जी भाई, राम राम सारे ने। तो के हाल साल सबके भाई, फटाफट जुड़ जाओ ते बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी अपनी। ठीक है भाई, और सब ठीक ठाक। चलो, तो भाई देखो, कल मैं लीव पे था और आज सुबह 9 बजे क्लास ले नहीं पाए, इसलिए क्लास जो है वो अब लगी है 2 बजे, लेकिन रहे करेगी हमेशा ही 9 बजे। ठीक है, बस आज आज जो है 2 बजे है। ठीक है, क्लियर है। चलो वेरी गुड, एक बार जुड़ जाओ सभी और फिर उसके बाद करते हैं क्लास शुरू। बहुत इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके। हरियाणा जीके बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने की है, लेकिन वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक है आगे चल के शॉर्ट नोट्स में, ठीक है शॉर्ट नोट्स में भी करेंगे। ठीक है, क्लियर। लेकिन आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो भाई हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे आज। ठीक है, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, क्योंकि हरियाणा का जो इतिहास है वो सिर्फ हमने वहां से नहीं करना जब हरियाणा बना। एंशियंट हिस्ट्री में हरियाणा में आने वाले हर एक डिस्ट्रिक्ट, या फिर मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अंग्रेजों के समय युद्ध, है ना, ये सब जो भी हुए हैं, तो उसका भी जो हरियाणा के साथ संबंध है हिस्ट्री का, वो करेंगे। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 है भाई, लेक्चर नंबर 1, और करते हैं शुरू आज का। लेकिन हम पहले ये देख लें कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, यानी कि फर्स्ट क्लास में क्या किया था। हरियाणा बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत की थी, और ठीक है जैसे कि आपको पता है। और अब बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। क्लियर है भाई सबने? लो भाई, तो पहली स्लाइड में इंग्लिश है, अगली स्लाइड में हिंदी है। ठीक है, तो हम इंग्लिश वाला करते हैं भाई। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, कहते हरियाणा हैज वेरी एंशियंट हिस्ट्री। हरियाणा की जो हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, बहुत है, बहुत है हरियाणा की है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, इट्स हिस्ट्री इज नॉन फ्रॉम मैथोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल। देखो, मैथोलॉजिकल में भी हिस्ट्री मिलती है हरियाणा की, आर्कियोलॉजिकल में भी हिस्ट्री मिलती है हरियाणा की। लिटरेरी जो हिस्ट्री है, जो लिखने के बाद जो उस समय में लिखा गया है, उससे भी पता चलता है कि हरियाणा के एंशियंट हिस्ट्री में रोल था। इसके बाद एंड मॉनिटरी, यानी कि कॉइन सोर्सेस भी मिलते हैं हमें हरियाणा में, उस समय बने हुए कॉइन्स भी मिलते हैं। तो इस हिसाब से हरियाणा की एंशियंट हिस्ट्री तो वाकई बहुत है ना। तो लो फिर, मेन मेन इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स आर फाउंड हेयर। कहते इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी हरियाणा की हिस्ट्री मिलती है, और ये मिलती है हिस्ट्री बानावली में, ठीक है, दौलतपुरा, और उसके बाद है भगवानपुर। दौलतपुर, भगवानपुर, ये 3 मेन ऐसी साइट्स हैं जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री मिलती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, क्लियर है। चलो लो भाई, अब आगे चलते हैं। हरियाणा बिकेम अ सेपरेट स्टेट ऑन 1 नवंबर 1966। कहते हरियाणा जो है एक अलग स्टेट जो है 1 नवंबर 1966 को बनी। अकॉर्डिंग टू मनु स्मृति, हरियाणा वाज अर्लियर नॉन एज ब्रह्मवर्त। तो भाई ये ब्रह्मवर्त हरियाणा को जाना जाता था। तो ये किससे पता चला? मनु स्मृति से। मनु स्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त बोला गया। ठीक है, ये याद रखना है। हरियाणा इज आल्सो कॉल्ड ब्रह्म ऋषि प्रदेश। तो हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी बोला गया है। ठीक है, क्लियर है। एंड उत्तरवेदी ऑफ ब्रह्मा, ठीक है, और उत्तरवेदी ऑफ ब्रह्मा के नाम से भी हरियाणा को जाना गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? चलो सर, हिंदी में, हाँ हिंदी में भी है मेरे भाई, हिंदी में भी है। ये देखो, देखो अब एक स्लाइड में यार प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों आई। अब देखो उसका क्या फायदा, एक लाइन इंग्लिश फिर हिंदी फिर इंग्लिश, तो इससे ना
फिर वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पीपीटी बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये वो अच्छा सी नहीं लगता, एक टुकड़ों में चल रहे हैं हम। अब ये देखो पता चल रहा है ना, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की है, ये देखो एक स्लाइड से पता चला। अब जब अगर आपने हिंदी पढ़नी है तो भाई ये देखो हिंदी में भी लिखा मैंने, हरियाणा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, इसके इतिहास की जानकारी पुराणिक, पुरातात्विक, साहित्यिक तथा मुद्रात्मक रूप से मिलती है। ठीक है, और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख स्थल मिले हैं। बानावली उनमें से एक है, दौलतपुर है, भगवानपुर है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बना, और मन्नु स्मृति के अनुसार हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त था, और हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश तथा ब्रह्मा की उत्तर वेदी भी कहा जाता है। बताइए, अब तो ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है, ये सेकंड क्लास ही है अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे, तो भाई हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ हरियाणा, हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे हम। तो पहले इंग्लिश में देखते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कहते हैं ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है ना, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, है ना। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे कि लिटरेरी सोर्सेस, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और मॉडर्न सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब जो लिखा हुआ इतिहास मिलता है हमें हरियाणा का, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो खुदाई से मिला है हमें हरियाणा का इतिहास, और उसके बाद है मॉडर्न सोर्सेस जो आज का इतिहास हमें मिलता है हरियाणा का। ठीक है, क्लियर, मॉडर्न सोर्सेस। चलो, तो क्लियर है, इसमें तो हिंदी देखो है ही। अब पहले लिटरेरी सोर्सेस की बात कर लेते हैं, यानी कि साहित्य के स्रोत जो मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक, क्योंकि वैदिक अगर भारत में, सिर्फ हरियाणा में नहीं, भारत में अगर सबसे पहले अगर हिस्ट्री मिलती थी तो वो आर्य समाज से, आर्य समाज कह रहा हूं, क्या बोलते हैं, आर्यन आर्यन ही आर्यन, आर्यन जो लोग थे उनके आने से हिस्ट्री स्टार्ट मानी गई थी भारत की। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी, वो भी आर्यन के आने से पहले की। तो इसका मतलब सबसे पुराना ग्रंथ अगर कोई बताता है भारत का इतिहास तो वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद कहाँ लिखा गया है? पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि उस वक्त ये सारा एक था। ठीक है, क्लियर है। तो पंजाब की हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो पंजाब में माना जाता है कि ऋग्वेद दी सब तो पहला रचना पंजाब च हुई। लेकिन जब हम हरियाणा के इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें भी हम पढ़ते हैं कि जब ऋग्वेद लिखा गया था तो ये हरियाणा में लिखा गया था। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि उन्होंने भाई कहाँ बैठ के लिखा था, कि वो जगह आज पंजाब में आ रही है या वो जगह आज हरियाणा में आ रही है। अगर ये चीज़ पता होती तो फिर हम आज इसको भी डिवाइड कर देते कि ऋग्वेद लिखा किस स्टेट में गया है, पंजाब या हरियाणा। लेकिन उस वक्त सेम थी, एक थी, तो इसी वजह से अपने अपने इतिहास में इसको मान लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो बात करते हैं वैदिक लिटरेचर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वेदास, वेद बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ब्राह्मण्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है आर्यन, उसके बाद है उपनिषद, वेरी वेरी, ये 4 मेन पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है, ये 4 मेन पॉइंट है। ब्राह्मण्स, ठीक है, तो ब्राह्मण्स में क्या कहते हैं, मेन पॉइंट क्या है कि मैनी वैदिक टेक्स्ट वर कंपोज्ड इन हरियाणा, इनमें से ज्यादातर हरियाणा की धरती पे रचा गया है। ठीक है, एंशिएंट रिवर्स, क्योंकि बात सरस्वती की होती है, बात दृष्टवती की होती है, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, जब बात इनकी हो रही है तो इसका मतलब ये कहाँ है, आज हरियाणा में है, तो इसका मतलब हरियाणा से लिखा गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है सतपथा ब्राह्मण एंड आर्यंस, आर्यंकस, ठीक है, कि डिस्क्राइब नोबल कैरेक्टर ऑफ हरियाणा पीपल। इन्होंने हरियाणा के लोगों का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसके बारे में बताया। ठीक है, शतपथा ब्राह्मण में
गुड कंडक्ट एंड कल्चर, और अच्छे कल्चर की बात की है उस वक्त में हरियाणा में रहने वाले लोगों की। फिर उसके बाद जैमिनी ब्राह्मण भी आता है एक। जैमिनी ब्राह्मण लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया है जनरल लाइफ ऑफ एंशियंट हरियाणा, के जो एंशियंट हरियाणा के लोग थे उनकी जर्नल लाइफ कैसी थी। क्या वो खेती करते थे, क्या वो खाते थे, क्या मांस खाते थे या नहीं, ये सब वर्णन किया गया। तो ये क्वेश्चन कोई भी बन के आ सकता है कि जनरल लाइफ ऑफ एंशियंट हरियाणा का वर्णन किस में किया गया, तो जैमिनी, ठीक है, ब्राह्मण में। उसके बाद है छंदोग्या उपनिषद। छंदोग्या उपनिषद में एक्सप्लेन करता है द सोशो इकोनॉमिक लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशो इकोनॉमिक लाइफ। अगर आपको पूछा जाए किस में, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छंदोग्या। तो देखो ये हिंदी में है कि मुख्य ग्रंथ कौन से थे, वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, और हरियाणा में अनेक वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है इनमें से। अगर बात करें प्रमुख नदियों का जो जिक्र हुआ, सरस्वती दृष्टावती का हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ते आरण्यक में हरियाणा के लोगों के श्रेष्ठ आचरण के बारे में वर्णन किया गया है। अगर पूछा जाए कि सामान्य जीवन का वर्णन, तो वो जैमिनी ब्राह्मण में किया गया। अगर पूछा जाए कि आर्थिक जीवन की बात, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की बात किस में की गया, तब वो छंदोग्या उपनिषद में की गई है। तो इन तीनों को याद रखना है, दो इनमें से ब्राह्मण और एक उपनिषद। उपनिषद कौन सा है, छंदोग्या। तो ऐसे में कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्लियर। तो एक बार कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है भाई, हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, समझ आ रहे हो है सबने। चलो फटाफट दबादब, कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है बताओ भाई। तो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं अभी आज हम, ठीक है, क्लियर। लो भाई, तो बुद्धिज्म के बारे में अगर बात करें, तो बुद्ध धर्म जब आया, उनका जब लिटरेचर लिखा गया, तो उस समय में हरियाणा के बारे में क्या लिखा गया। तो इसका मतलब बुद्ध लिटरेचर से, बुद्धिस्ट जो लिटरेरी सोर्सेज है उससे भी कुछ जानकारी मिलती है। तो मेन रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो है, ठीक है, पंचशुदानी। पंचशूदनी जो है वो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद है मज्जिम निकाय, ठीक है, क्लियर है, ये याद रखना है, मज्जिमा निकाय, ठीक है। और उसके बाद है दिव्यावधान। दिव्यावधान, ये मेन जो सोर्सेस है तीन, ये याद रखने। अब मेन पॉइंट क्या है इनमें, अब मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे पास ये पंचशूदनी के अनुसार भगवान बुद्ध ने हरियाणा के अनेक स्थानों का श्रवण किया था। कि ये लिटरेचर बताता है कि लॉर्ड बुद्धा विजिटेड मैनी प्लेसेस इन हरियाणा, कि बुद्ध जी हरियाणा में कई जगहों पर आए थे, ठीक है, बहुत सी जगहों पे आए थे। उसके बाद है ये जो मजहिमा निकाय है, मजहिमा निकाय, इसमें क्या पता चलता है, कहते प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एंशिएंट हरियाणा, कि उस समय में हरियाणा की पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, कौन था हरियाणा का ताऊ, किसका था राज, कैसी थी राजनीति, है ना। चलो, तो ये हरियाणा, एंशिएंट हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन ये मजहिमा निकाय जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ लिखा गया उससे पता चलता है। उसके बाद है दिव्यावधान। दिव्यावधान एक्सप्लेन करता है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन हरियाणा, कि हरियाणा में कहां तक बुद्धिज्म फैला हुआ था, कैसे फैला है, कैसे कैसे लोग जुड़े हैं, किस तरह से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, इस सब का जिक्र है तो दिव्यावधान में, ठीक है, याद रखना है। तो दिव्यावधान में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रसार का वर्णन मिलता है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद है कि सेपरेट स्टेट। अब थोड़ी सी बात करेंगे आगे, कि थोड़ा ये क्विकली रिवीजन है जितना हमने पढ़ा, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा सेपरेट स्टेट बनी है। एंशिएंट नेम इसका ब्रह्मवर्त था, ठीक है, आल्सो नोन एज ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट की बात करें तो बानावाली है, दौलतपुर है और भगवानपुर है। हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करें, लिटरेरी सोर्सेज मिलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलता है और मॉडर्न सोर्सेज। अगर वैदिक रिवर की बात करें तो जिनका जिक्र हुआ है सरस्वती और दृष्टावती का हुआ है। अगर शतपथा ब्राह्मण की बात करें तो कंडक्ट ऑफ कल्चर के बारे में बात की है इसने। अगर जैमिनी ब्राह्मण की बात करें तो ये जर्नल लाइफ के बारे में बताता है। अगर चंदोग्या उपनिषद की बात करें तो ये सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बता रहा है हरियाणा की, ठीक है। अगर बात करें पंचशूदनी तो इसका बुद्ध विजिटेड हरियाणा, इससे ये पता चलता है कि बुद्ध जी हरियाणा में आए थे। और अगर बात करें मजलिमा निकाय तो इसमें पॉलिटिकल लाइफ का पता चलता है हरियाणा की, ठीक है। अगर बात करें दिव्यावधान तो ये इसमें ये पता चलता है कि बुद्ध धर्म हरियाणा में फैला कैसे। तो ये सारी जितना मैंने पढ़ा एक ही शॉट में, एक ही स्लाइड पे से ये सारा शॉट कर लिया। इधर इंग्लिश है, इधर हिंदी है, ठीक है भाई, क्लियर है। बाकी की क्लास कब चलेंगी तो भाई इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है, पर मेरी तो क्लास हर रोज सुबह 9 बजे होती है। आज 9 बजे नहीं लग पाई तो इस करके हम 2 बजे ले रहे हैं क्लास, ठीक है, क्लियर है। चलो लो भाई आगे चलते हैं। तो लो भाई अब बात करते हैं जैन इतिहास की। तो जैन जब हरियाणा में आया जैन धर्म, तो जैन लिटरेरी सोर्सेस का क्या है, उससे क्या पता चलता है। कहते इंपोर्टेंट जैन जो टेक्स्ट है, जो जैन धर्म के लोगों के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है, तो ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहला है प्रशिष्ट परवान, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है भद्रबाहु चरित्र, उसके बाद है कटकोश, ठीक है, कटकोश। तो ये तीन जो मेन है, अगर हिंदी ट्रांसलेशन देखें इनकी तो बनता है प्रशिष्ट, ठीक है, परवन ते भद्रबाहु चरित्र ते कथाकोश, कथाकोश है, ठीक है, इंग्लिश नेम पढ़ने रखे हैं तो कथाकोश। ये तीन मेन टेक्स्ट हैं किसके, जैन के। अब बात ये है कि इससे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या मिलती है, मेन पॉइंट क्या है इन रिसोर्सेज के। तो मेन पॉइंट इन रिसोर्सेज के जो है वो है कि दीज बुक्स डिस्क्राइब करता है द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी बीसी, बिफोर क्रिश्चियन। फर्स्ट सेंचुरी जो है बिफोर क्रिश्चियन बीसी, उस समय की सोशल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ के बारे में बताता है। अग्रोहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्रोहा, अग्राहा कुछ भी लिखा है, अग्रोहा वाज मेजर सेंटर ऑफ जैनिज्म। अग्रोहा जो है वो जैनिज्म का मेन सेंटर था। किसका, जैनिज्म का, जैनिज्म, ठीक है, क्लियर। द ग्रेट जैन स्कॉलर, ठीक है, लोहाचर्या लिव्ड इन अग्रोहा। तो अग्रोहा में कौन रहता था, मेन जो स्कॉलर था, मेन जो स्कॉलर था अग्रोहा में कौन रहता था, तो अग्रोहा में लोहाचार्य, ठीक है, लोहाचार्य का संबंध अग्रोहा से है, लोहाचार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिंदी हिंदी तो लोहाचार्य, ठीक है, क्लियर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अग्रोहा में रहता था। उसके बाद पुष्पधांता, पुष्पधांता मेंशन महापुराण एंड श्रीधर इन, ठीक है, इन जड़ा की है पसांचार्यु, ठीक है, क्लियर है, याद रखना है। क्या कह रहा है कि पुष्पदंत ने, पुष्पदंत ने महापुराण तथा श्रीधर का उल्लेख जो है पासन चरित में, पासन, ठीक है, पासन चर्यो, पासन चर्यो में किया। बड़े मुश्किल से नाम है इनके, चलो। तो लेकिन बात यह है कि महान जैन विद्वान लोहाचार्य, ये याद रखना कि अग्रोहा में रहता था, ये मेन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना अच्छे से, हिंदी में भी चाहिए, इंग्लिश में भी चाहिए। फिर एक काम करते, कल से हिंदी में पढ़ा दूंगा, इंग्लिश वाला फिर मैं कंटेंट नहीं लेके आऊंगा, फिर बाद में मत बोलना कि सर हमें तो इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि दोनों मीडियम ही पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने भी बोल दिया कि नहीं सर मेरे को तो हिंदी इंग्लिश में चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा। अब ये तो है नहीं कि इंग्लिश की अलग से क्लास लगाऊं और हिंदी का, तो दोनों मीडियम में मिलेगा ना।
ठीक है, मेरे तो क्या, मैं तो कल से हिंदी में ले आऊंगा, मेरा क्या, मैंने तो पीपीटी बनानी है, हिंदी में बना लेंगे, कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप फिर कंफ्यूज होगे। ठीक है, हाँ थोड़ा ना एक वो दिल में रखा है करो, पढ़ने का एक वो होता है ना निम्रता जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा रखा है करो। ठीक है, थोड़ा रखा करो, ज्यादा वो नहीं बनते होते टीचर्स ऊपर जा उठ के ना, बच्चा बोलता जैसे, बोलने का थोड़ी तमीज होनी चाहिए, है ना। आप ये भी बोल सकते सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, थोड़ी निम्रता रखा करो, अगर आगे आगे बढ़ना तो जिंदगी में, जिस हिसाब से अरे हरियाणा का इतिहास है ना, तो निम्रता से ही आगे बढ़ा हरियाणा। ठीक है, हाँ चलो एक बात क्लियर होगी सबको भाई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं महाभारत एवं उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य की। तो भाई मेन सोर्सेस क्या है इसके, महाभारत एंड लेटर संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं, तो मेन सोर्सेस है महाभारत। ठीक है, उसके बाद है अरंक्या पर्व, उसके बाद है नलाकू दिग्विजयम, और उसके बाद है वमाना पुराण। ठीक है, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो फिर क्या हो गया, हिंदी में देखो मेरी बात सुनो, पढ़े तो आप ही एक ही मीडियम में हो गए, या हिंदी में या इंग्लिश में। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जब वो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं ना, वो उसका उच्चारण थोड़ा अलग से करते हैं। अब ये जैसे एंशियंट अगर बात चल रही है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात ही कर लेते हैं। अब कोई मोहनजोदाड़ो बोलता है, कोई मोहनजोदड़ो बोलता है, कोई मोहनजोदारो बोलता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदारो, अलग अलग उच्चारण होता है, नाम का कोई उच्चारण नहीं होता, जिसकी जो प्रोनाउंसिएशन फिट बैठ गई। अब कोई जैसे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कोई शेड्यूल बोलता है, कोई स्केड्यूल बोलता है, तो वो जैसा उसने अपने ही टीचर से सीखा है बचपन में बोलना। मैंने तो मोहनजोदाड़ो ही सुना अपने टीचर से, तो वो आज तक मेरे मैं उसको मोहनजोदाड़ो ही बोलता हूँ। भले उसको लोग मोहनजोदारो बोले, भले ही मोहनजोदड़ो बोले, कुछ मर्जी बोलो, मैं मोहनजोदाड़ो बोलता हूँ। समझ आया। तो ये होता है। दूसरी बात कि टीचर से तो नहीं सुन के वो दिमाग में बैठा, लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं तो जो प्रोनाउंसिएशन हमने एक बार निकाल ली बस वही रहती है फिर वो। इसीलिए हिंदी में और इंग्लिश में आप भी पढ़ के देख लो, आप इंग्लिश में पढ़ के देखो, आप शायद उसका उच्चारण कुछ और रखो, जब आप अपनी मातृभाषा में देखते हो तब तो एकदम से उच्चारण उसका वही निकलेगा जो लिखा है। तो यही फर्क होता है भाई। ठीक है, हाँ हर एक चीज को समझना। मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स, मैनी प्लेसेस ऑफ हरियाणा आर मेंशन इन द महाभारत। बाकी के वर्ड देखना यार, मैनी को मैंने मैनी ही बोला है ना, प्लेसेस को मैंने प्लेसेस ही बोला है, हरियाणा को मैंने हरियाणा ही बोला है, आर मेंशन इन द। अब ये नाम अगर थोड़ा मुश्किल है तो इसमें तो दिक्कत आएगी ना भाई, बस यही है। क्योंकि मुझे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों, मैं अपने बारे में पहले ही बता दूं, कल भी बताया था कि मैं पंजाब से हूँ, मेरी सारी स्कूलिंग पंजाबी मीडियम में है। ठीक है, इंग्लिश इसलिए पढ़ लेता हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन तक हमने इंग्लिश भी पढ़ी है। हिंदी इसलिए पढ़ लेता हूँ, हिंदुस्तान में रहते हैं और 10वीं तक हिंदी मीडियम में हिंदी थी मेरे पास। ठीक है, और घर में हिंदी चलती है, इसलिए हिंदी पढ़ लेता हूँ। कुछ वर्ड हिंदी के ऐसे होते हैं मेरे को बड़े थोड़े कठिन लगते हैं पढ़ने, इंग्लिश से कठिन लगते हैं, और कुछ इंग्लिश के वर्ड लगते हैं क्योंकि मीडियम तो पंजाबी था। पर फिर भी, ठीक है, फिर भी आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाब जी के करवाता हूँ पंजाबी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश पढ़ना मेरे लिए ईजी है, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, पहली बार अपने करियर में मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे को नकार दिया हिंदी में तो कभी भी हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने बोल दिया कि सर अगर ये बात थी पर फिर भी आपने हिंदी में ठीक पढ़ा दिया, तो भाई फिर समझ लो कि आप लोगों से मुझे एक मोटिवेशन मिली और उसके बाद हम नेशनल टीचर बन जाएंगे। ठीक है,
तो थोड़ा बस प्यार से चलना है, मेल मिलापे चलना है। हरियाणा जीके के लिए जितनी मेहनत बोलोगे, ठीक है, आपके लिए कर देंगे भाई। सीधा सीधा आप एमसीक्यू बोलो, कुछ भी बोलो, जहां आप बोलोगे एज ए टीचर मेरे को हरियाणा जीके के लिए मैं आपके साथ हूं। बस मेरे को निम्रता चाहिए, निम्रता मीन्स कि प्यार चाहिए बस। अब बात करते हैं नलाकू दिग्विजयम, उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है जो पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमी क्या थी, ज्योग्राफी क्या थी हरियाणा की, इसके बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, किसमें? नलाकू दिग्विजयम, इस लिटरेचर में। और ये सारे लिटरेचर किस समय के हैं? महाभारत के। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज है। अब बात करते आगे कि जो वामन पुराण है, वामन पुराण, इसमें क्या है? गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हरियाणा। इसमें हरियाणा की मेन इंफॉर्मेशन जो दी है वो है, इट मेंशन 7 मेजर, जो क्या, फॉरेस्ट। ठीक है, जो वो फॉरेस्ट, जंगल, इनमें 7 जंगलों के बारे में बात की गई है। अदिति फॉरेस्ट, अभी देखो सिंपल सी बात है, आपको ये कोई भी फॉरेस्ट का नाम देके क्या बोलेगा कि कोल्ड फॉरेस्ट का वर्णन किस में किया गया है? तो वामन पुराण में किया गया। बस इतना सी क्वेश्चन आएगा, और उसमें भी 4 ऑप्शन तो मिलेंगी। बस आपने सिर्फ इस हिसाब से पढ़ना कि हाँ ये पढ़ा हुआ, पढ़ाया हुआ। ठीक है, क्लियर है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वामन पुराण हरियाणा के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें 7 प्रमुख वनों का उल्लेख है। वन मीन्स जंगल। आदित्य वन, व्यास वन, फल्की वन, सूर्यवन, मधुवन और कोल्ड वन। ठीक है, कुल ये 7 वन है, याद रखना है। मधुवन, सूर्यवन, ये नाम थोड़ा इजी है। ठीक है, सूर्यवन, मधुवन, कोल्ड वन, एक बात सूर्य की हो रही है, दूसरी कोल्ड की हो रही है। उसके बाद फल्की वन, व्यास वन ते आदित्य वन। ठीक है, क्लियर? चलो, लो भाई, तो क्लियर है? प्रीवियस स्लाइड को रिपीट करूं? ओके, देखो, चलो हिंदी वाले में पढ़ देते अब। तो क्या है, मुख्य ग्रंथ क्या है? महाभारत एंड लेटर संस्कृत जो लिटरेचर है, महाभारत, और जो उसके बाद में जो संस्कृत लिटरेचर लिखा गया था, उसमें कौन कौन से मेन है? उसमें ये मेन 3 है। एक आरण्यक पर्व, एक ठीक है नलकू दिग्विजयम, तो एक वामन पुराण। ये 3 मेन है। ठीक है, क्लियर है? ये 3 है। और तीनों में अगर बात करें मुख्य बिंदु, महाभारत में हरियाणा के अनेक स्थानों का उल्लेख मिलता है। अगर महाभारत जिसने देखी, और आप लोगों ने तो देखी होगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो महाभारत हुई है, तो हरियाणा में तो महाभारत को मेन जो है माना जाता है, और युद्ध का मैदान ही हरियाणा था, राइट। और उसमें जो भी प्लेसेस का जिक्र आता है तो ज्यादातर कहाँ है? हरियाणा में ही है। तो इसलिए मेन यही है कि महाभारत में हरियाणा के अनेक स्थानों का उल्लेख मिलता है। जो नलकू दिग्विजयम जो लिटरेचर है, इसमें हरियाणा के राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया कि कैसा भूगोल था, कि ज्योग्राफी कैसी थी, ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। ये नलकू दिग्विजयम में वर्णन किया गया इसका। ठीक है, क्लियर है? देखो लास्ट में बात करेंगे, ऐसे ना आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को भी मजा नहीं आएगा, ठीक है, और साथ वाले को भी मजा नहीं आएगा, जो शायद हम दोनों की अब कन्वर्सेशन में सिर्फ सुन रहा है बेचारा। जैसे किसी ने कुछ भी क्वेश्चन कर दिया, मैं उसका जवाब देने लग जा, तो लिटरेचर से संबंधित अगर कुछ है तो अलग बात है, इससे क्लास से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो अलग बात है। बीच बीच के क्वेश्चन मत पूछा करो, सर ये कब होगा, सर वो कब होगा, ये नहीं, वो नहीं, ये वो। ना मजा आपको आएगा। अब देखो, कभी थिएटर में जाते हो फिल्म देखने, और साथ वाले भले ही उसने उसके पैसे आप ही नहीं दिए हों, अगर उसको बीच बीच में रोकोगे ना, अब तेरे को पता सलमान खान आएगा, अब ये होगा, अब वो होगा, अब वो आएगा, वो कहेगा भाई ओए अगली बार पैसा मैं दे दूंगा, पर तू चुप करके बैठ जा, है ना। इंटरेस्ट खत्म होता है ना, तो इंटरेस्ट खत्म मत किया करो अपना, क्योंकि ये जिंदगी बनाने के लिए पढ़ रहे हो आप। जो मम्मी डैडी के हाथ में जिंदगी बनानी थी वो तो बन गई, अब सिर्फ आपके हाथ में है। लो भी, अब वामन पुराण की बात कर रहे हैं। गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हरियाणा। जो वामन पुराण है, इससे भी हरियाणा की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भाई, महत्वपूर्ण।
इट मेंशन 7 मेजर फॉरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने सिर्फ ये याद रखना कि जो 7 वनों की बात हुई है, अपने दोस्त से, अपने मित्र से जो आपके साथ पढ़ रहा है, उससे पूछना कि किस पुराण में वर्णन किया गया। बहुत मुश्किल से उत्तर देगा अगर 4 ऑप्शन दोगे तो। वामन पुराण, ठीक है, याद रखना वामन। लो भाई, अब बात करते हैं आगे। इट ऑल्सो मेंशन 9 रिवर्स, तो इसमें सिर्फ वनों की ही बात नहीं, 9 नदियों की भी बात की गई है। वामन पुराण में सिर्फ 7 वनों की नहीं, 9 नदियों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सरस्वती, वैतरणी, आपगा, ठीक है, उसके बाद है मंदाकिनी, मधुश्रवा, उसके बाद है अंशुमती, कौशिकी, दर्शनी, हिरण्यवती। ये सब जो 9 नदियां हैं, इनका वर्णन किया गया है। सरस्वती, ठीक है, वैतरणी, उसके बाद है आपगा, ठीक है, आपगा, मंदाकिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है। ये 7 नदियों के 9 नदियों के नाम और 7 वनों के नाम याद कर लेना, और पूछे कोई तो बता देना ये वामन पुराण में इसका वर्णन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट हरियाणा इज आल्सो फाउंड इन, अगर हरियाणा की इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो पाणिनि के अष्टाध्याय जो लिखा गया है, अष्टाध्याय संस्कृत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने सबसे पहली ग्रामर कह लो, व्याकरण कह लो, लिखी है ना, वो पाणिनि है। और उसके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो है अष्ट अध्याय। एंशियंट हिस्ट्री के, भले वो इंडिया लेवल की एंशियंट हिस्ट्री मान लो, चाहे हरियाणा लेवल की मान लो, द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ये भी है कि अष्टाध्याय किसने लिखा, पाणिनि ने। किस पे आधारित है, ये एक व्याकरण है बस। तो इसमें भी हरियाणा का वर्णन किया है। अगर इसमें किया है तो हरियाणा की एंशियंट हिस्ट्री के मुताबिक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है महाभाष्य, पतंजलि के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य, ठीक है। बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरित्र, जो हर्षवर्धन की जीवनी पे आधारित है। हर्षचरित्र किसने लिखा है, बाण भट्ट ने। कलहन ने लिखी है राजतरंगिणी, कलहन ने लिखी है राजतरंगिणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 एंशियंट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और चारों में देखो हरियाणा का वर्णन किया है। राजतरंगिणी किसने लिखी है, कलहन ने। बाण भट्ट ने कौन सी लिखी है, हर्षचरित। महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि ने। और अष्टाध्याय किसने लिखा, पाणिनि। ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तो राजतरंगिणी मेरे को ये बताओ किसके बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट एक राजा। लो भी, अब बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स। कुछ विदेशी यात्रियों के द्वारा भी कुछ ना कुछ लिखा गया है, और विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या मिलता है हमें, तो एक तो है ग्रीक, और इस ग्रीक का नाम क्या है, एरियन। तो एरियन ने, जो यूनानी था, ग्रीक था। उसके बाद एक फायान, इसको देखो फायान बोलते हैं, और ये फायान चाइनीज था, चीनी था। और एक है ह्यूनसांग, ह्यूनसांग जो है वो भी चाइनीज था। बुद्ध धर्म के टाइम में, जब चाइना में बुद्ध धर्म फैला, तो बुद्ध धर्म जहां जन्म हुआ है, तो उस धर्म को मानने वाले तो उस जगह पे तो आएंगे। तो जब ये फायान, ह्यूनसांग जब ये आए, और तो इन्होंने जो भी देखा यहां, तो उसको लिख दिया। और जो भी लिखा है उसमें हरियाणा का क्या जिक्र है, ठीक है, उसमें हरियाणा का क्या जिक्र है, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। दे डिस्क्राइब द हिस्ट्री, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो भाई ये जो लोग आए थे, चाहे एरियन आया था यूनान से, फायान आया था चाइना से, ह्यूनसांग आया था चाइना से, इन्होंने जो भी हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा में भी तो आएंगे ही, तो हरियाणा में जो हिस्ट्री, जो सोसाइटी, जो इतिहास था, समाज था, संस्कृति थी, वो सब के बारे में इन्होंने वर्णन किया। इनके यात्रा वृतांत हरियाणा के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। द ट्रेवल अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस। जो इनका ये ट्रेवल अकाउंट्स रहा है,
यात्रा के दौरान जो इन्होंने लिखा है वो हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ठीक है, ये याद रखना। सर इनके नाम तो भूल जाऊंगा, देखो बात तो सही है, भूल तो जाओगे लेकिन भूलना नहीं है। ठीक है, आप वो गाना याद रखा करो जब पढ़ते हो, तुम्हें भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। तो इसको बस ऐसे ही याद रखना है कि अगर तुम्हें भूल गया तो मेरी तो जिंदगी खत्म, तो भूलना ही तो नहीं है बस। और इसको बोलो कि तुम्हें भूल जाना मुमकिन नहीं। आ जाओ भाई, अब आगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या कहते हैं। अब वो सोर्सेस क्या कहते हैं जो खुदाई से मिले हैं, जिसको खोद के निकाला गया है। क्या हरियाणा की धरती पे कुछ खोद के निकाला गया है? अगर कुछ निकाला गया है तो वो क्या है और कहां से निकाला है और किस चीज की जानकारी देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजिटेड हरियाणा इन 1862। 1862 में अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंगम ये हरियाणा में आया। कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर पूछा जाए किसको बोलते हैं तो वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। उसके बाद डीडी स्नूपर, एग्जर्वेशन एट 1921-22 1921-22 में, रिलेटेड टू द फोर्ट ऑफ किंग करण। ठीक है, तो रिलेटेड टू द फोर्ट ऑफ किंग करण, तो किंग करण का जो फोर्ट था उसके बारे में ये जानकारी देता है। फिर है उसके बाद HL श्रीवास्तव, एग्जर्वेशन इनका रहा है, ठीक है, थे पोलर 1933-34 में, फाउंड मौर्य कॉपर कॉइन्स। तो जो मौर्य देखो आपको पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के समय जो कॉपर कॉइन्स है हरियाणा की धरती पे, ये किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो श्रीवास्तव, बस याद रखना है HL श्रीवास्तव। उसके बाद कॉइन्स ऑफ कुषाण रूलर, ठीक है, वासुदेव, जो कुषाण रूलर था, कुषाण वंश का जो वासुदेव रूलर था, राजा था, ठीक है, उसके कॉइन्स भी मिले हैं इसको। ठीक है, मौर्य कॉपर कॉइन्स जो मिले हैं, कॉइन्स ऑफ कुषाण रूलर वासुदेव आल्सो डिस्कवर्ड, इसके भी कॉइन्स मिले हैं। अब बात करते हैं प्रोफेसर BB लाल। तो BB लाल एग्जीवेटर साइट्स इनकी रही है अमीन, ठीक है, पेहोवा, थानेसर, कुरुक्षेत्र, इन स्थानों पे इन्होंने खुदाई की है। ठीक है, तो खुदाई का मतलब उत्खनन, उत्खनन कराया गया, हिंदी में ये वर्ड है उत्खनन। ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण पुरातत्व अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना है BB लाल के द्वारा भी। ये हिंदी में लिख रखा, उधर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, क्लियर है। तो हिंदी तो देखो आपके लिए भी पढ़नी इजी है जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, तो और जो मैं इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहा हूं तो इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहा हूं साथ के साथ। ठीक है, अब देखो तो रिकॉर्ड्स क्या है, अभिलेख क्या है, शिलालेख क्या है या इंस्क्रिप्शंस क्या है। कहते मेन पॉइंट ये है कि अराउंड 37 इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, हैव बीन डिस्कवर्ड इन हरियाणा। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में कितने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, 37, तो इसका मतलब टोटल 37 है, अदरवाइज ये राउंड फिगर में होता है, 40 के करीब मिले हैं, है ना, 35 के करीब मिले हैं, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 37 मिले तो 37 ही है। ठीक है, 37 मिले तो 37 ही है। देखो यार ये बात बड़ी इजी है बोलनी, है ना, कि प्रीवियस जो स्लाइड है वो रिपीट कर दो। प्रीवियस स्लाइड का रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी स्लाइड रिपीट करनी है, उसका मतलब ये होता है कि जितना पहले उस स्लाइड पे टाइम लगाया उतना ही टाइम और लगाओ। सिर्फ देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ये मैं सारी पढ़ दूंगा, लेकिन इसमें मेरे को ये बता दिया करो कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है जो खुदाई करने से मिले जो सोर्सेज है। जैसे मेन पॉइंट इसका ये है कि एक है अलेक्जेंडर कनिंगम, ये आया था हरियाणा, इस हरियाणा में आया था 1862 में। ठीक है, 1862 में आया था और इसको फादर माना जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी का, इसमें तो ये याद रखना है। उसके बाद एक डीडी स्नूपर, तो डीडी स्नूपर जो है 1921-22 में इन्होंने खोज की, खुदाई की, समझ लो, एग्जामिनेशन का मतलब खुदाई करना, खुदाई की, और उससे
क्या मिला, फोर्ट ऑफ किंग करण के बारे में जानकारी दी इसने। फिर उसके बाद आता श्रीवास्तव। वास्तव ने जो मौर्य साम्राज्य के जो कॉपर के बने हुए, तांबे के बने हुए जो कॉइन्स थे ना, वो फाउंड आउट किए हैं। उसके बाद कॉइन्स उसको कुषाण वंश के भी मिले हैं, लेकिन कुषाण वंश का भी रूलर कौन, वासुदेव। फिर उसके बाद है बीबीए लाल। बीबी लाल, ठीक है, अमीन, पेहोवा, थानेसर, कुरुक्षेत्र, इन जगह की खोज की है, मतलब इनमें इन जगह पे खुदाई की है, कुछ ना कुछ यहां से मिला है। अमीन, पेहोवा, थानेसर एवं कुरुक्षेत्र, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद है कि मैनी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी, जो अनेक महत्वपूर्ण पुरातत्व जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यहां से। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स क्या मिले। तो मेन रिकॉर्ड्स ये मिले इनको कि 37 तो इंस्क्रिप्शंस मिली। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, ठीक है, क्लियर है, इतना भी देखो आया नहीं, खोज की है, यहीं के थे। अब देखो, अब इसमें इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है ना, धर्मशाला में जाते हो, लिखा होता है, एक बोर्ड लगा होता है कि फलाने फलाने ने 2 लाख रुपये दे के इस धर्मशाला को बनवाया है, इतने ने भाई 11,000 दिए हैं, बोर्ड लगा होता है, एक वो पत्थर लगा होता है ना। अब वो पत्थर अगर मान लो यही लगा रहा 150-200 साल बाद भी, धर्मशाला तगड़ी बना दी मान लो, तो 500 साल बाद कोई पढ़ रहा है कि यार ये हमारे गोत्र में, अच्छा मेरे ये दादा के दादा थे और 11 लाख रुपये दिए थे भाई धर्मशाला को। अब 500 साल बाद पता लगाने के लिए, अब वो पत्थर अगर लगा रहा तो 500 साल बाद पता लग जाएगा ना, तो वो इंस्क्रिप्शन ही है एक तरह की। तो इन्होंने भी जब कुछ ना कुछ बनाया था, तो कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन, जैसे अशोका के पिलर्स मिलते हैं, ऐसे बहुत से मिलते हैं ना। तो ऐसे में 37 इंस्क्रिप्शंस मिले, हैव बीन डिस्कवर्ड इन हरियाणा, जो हरियाणा में मिले हैं। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन की बात करें इज द टोपरा इंस्क्रिप्शन। टोपरा, अगर आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा, वो है टोपरा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको टोपरा इंस्क्रिप्शन भी बोल देते हैं, हिंदी में पढ़ने वाले टोपरा भी बोल देते हैं, हिंदी में पढ़ने वाले टोपरा बोलेंगे क्योंकि हमें पता है ये ट है। हिंदी इंग्लिश में पढ़ने वाले टोपरा बोलेंगे क्योंकि उसको पता है कि टी त की आवाज निकालती है ठीक है, चलो, तो इसको टोपरा इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब ये टोपरा इंस्क्रिप्शन जो है, लोकेटेड इन टोपरा यमुनानगर, तो जगह है एक यमुनानगर में टोपरा, वहां से मिला, इसीलिए इसको टोपरा इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, और ये सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। बिलोंग्स टू एम्परर अशोक, और ये टोपरा इंस्क्रिप्शन किस राजा के साथ रिलेटेड है, अशोका के साथ, अशोका द ग्रेट, उसके साथ रिलेटेड है। अब बात करते हैं रिटन कि किस भाषा में लिखा है, तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा, ब्रह्मी एंड संस्कृत, ब्रह्मी एंड संस्कृत स्क्रिप्ट में लिखा है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और कंटेन्स 7 इंस्क्रिप्शंस एडिक्ट्स, ठीक है, तो इसमें 7 इंस्क्रिप्शन एडिक्ट है। एडिक्ट मतलब वो खोद खोद के लिखा जाता ना, खोद खोद के, इसीलिए तो पढ़ा जा रहा है, वरना अगर इंक से लिखा होता तो मिट जाता। आजकल तो बर्तन पे भी लिख देते हैं, जब कोई होती है ना सांझी जगह धर्मशाला, उसमें बर्तन देते हैं तो नीचे लिखा आता है कि किसकी तरफ से। अगर वो बर्तन भी पड़े रहे 500 साल, चलो पड़े नहीं पड़े, मैं कह रहा हूँ वो दब गए कहीं, और जब वो मिलेंगे तब उसको पढ़ा जाएगा, अच्छा भाई फलाने को उत्तर गई, ये दान में दी ये थी थाली, है ना। तो ऐसे में ही है। तो ऐसे 7 इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स मिले हैं, एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शन का मतलब एडिक्ट्स, कंटेन 7 इंस्क्रिप्शन जो टोपरा में से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद 3 इंस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है, चौहान रूलर, ठीक है, विग्रहराज, ठीक है, विग्रहराज जो है चौहान रूलर है, इसके भी मिले 3 इंस्क्रिप्शन। जो चौहान रूलर है इसने भी कुछ ना कुछ खुदवाया, मतलब कुछ लगाया होगा ऐसा लिख के, कोई पिल्लर है, पिल्लर समझते हैं ना, पिल्लर, तो पिल्लर पे कुछ जैसे, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी थी दब गई, तो दबे हुए पिल्लर मिले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हैं, तो हर चीज दबेगी। आज मकान भी देख लो, अब कम से कम भी अगर आप कोई मकान देखो आपने आसपास में 100 साल पुराना अगर है, तो वो, तो आपको वो कम से कम उसकी एक फ्लोर, उसका वो एक जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं तो आधे से ज्यादा तो दबा हुआ मिलेगा।
आपको लगेगा कि यार इतना नीचा इन्होंने गेट लगवा रखा। नीचा गेट नहीं था, जब ये बनाया गया था तब लेवल था, अब वो नीचे रह गया क्योंकि गली का लेवल आपको पता है। जब भी गली बनती है, अपने तो इंडिया में यही होता है, जब भी गली बनती है 2-3 इंच या ज़्यादा इससे ऊपर ही बनती है ना। फिर साथ वाली गली बनती है, वो छोटी रह जाती, नीची रह जाती है, फिर वो बनती है, जब उसकी बारी आएगी तब वो ऊपर बन जाएगी। अब हमारे वाली गली नीची रहेगी, पानी भरने लगे, फिर एक दिन मांग पूरी कराने के लिए इसको भी बनवा दिया, अब ये उससे ऊंची बनेगी। ऐसे करते करते घर नीचे हो रहे हैं, गलियां ऊपर हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 3 इंस्क्रिप्शन याद रखना, चौहान रूलर्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है विग्र, ठीक है, विग्रराज चौहान 4th है, उसके बारे में बात हो रही है। अब डिस्क्राइब हिज विक्ट्री ओवर द, ये कौन सा नाम था, मलेच्छो, इसमें मलेच्छों पर विजय। तो मलेच्छों पर जो विजय प्राप्त की है, अब देखो अगर इतना इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बस हमें इतना पता है हाँ कि कोई चौहान रूलर रहा है, उसका नाम कुछ विग्रहराज करके है, हाँ ये पता है मेरे को कि वो 4th था। उसके बारे में 3 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें किसी के साथ युद्ध की वर्णन की बात हो रही थी, मलेच मलूच कुछ ऐसे करके, बस इतना याद रखना होता है, बाकी 4 ऑप्शन तो आएंगी। शिफ्टेड टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फिरोज शाह जो तुगलक है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, शिफ्ट की थी अपनी राजधानी कहां, दिल्ली। ठीक है, शिफ्टेड टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अब ये तो देखो कोई ज्यादा बड़ा, कोई ज्यादा दूर का इतिहास तो नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने दिल्ली सल्तनत की बात है। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश से था, उसने जो कैपिटल चेंज की है, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले गया था, ठीक है, और दिल्ली में वहां लगाया था। ठीक है, इसको शिफ्ट किया है, कैपिटल तो चेंज अगर कर दी थी तो लाहौर से इल्तुतमिश ने कर दी थी दिल्ली, फिर दिल्ली से दौलताबाद लेके जाता है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर वापस फिर दिल्ली को कैपिटल बनाता है, फिर दिल्ली से सिकंदर लोदी आगरा बनाता कैपिटल। ठीक है, ऐसे ऐसे कैपिटल तो चेंज हुई है उसमें, अगर आप अगर वो वाला इतिहास अच्छे से पढ़ो। लेकिन यहां क्या किया इसने, इस पिलर को शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। तो आप दिल्ली में जाके देखो, एक पिलर आपको ऐसे मिलता जुलता मिलेगा, साफ पता चलेगा कि ये पिलर उसी पिलर से उखाड़ के लेके आए हैं, तो ये फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। अब बात करते हैं आगे बस क्वेश्चन की। तो अग्रोहा जो है वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ विच रिलीजन, ये किस धर्म का मेन सेंटर था अग्रोहा? फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है, चलो उत्तर दो भाई। अग्रोहा जो है वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ विच रिलीजन? अच्छा, ऐसा इंडिया में होता है सर, बट हमारे यहाँ पर तो गलियां नहीं बनती। तो आप कौन से देश से क्लास लगा रहे हो भाई? कि ये बोला कि ऐसा बाकी इंडिया में तो होता है पर हमारे तो गली नहीं बनती, किस लिए बोला ये? बताओ जल्दी जल्दी, पहले आंसर दो फटाफट, वेरी गुड। और सबका ये आंसर बिल्कुल सही है कि जैनिज्म, जैन धर्म। और अगर बात करें उस व्यक्ति की, उस स्कॉलर की, तो उसका नाम क्या था? यार बस करो यार, पोल लगाया करो, पोल एक क्वेश्चन के लिए मैं क्या पोल लगाऊं? एक क्वेश्चन के लिए क्या पोल लगाऊं? देखो सिंपल सी बात ये है, आप ये देखा करो कि आपको आता है, बस बात खत्म। अब पहले नंबर पे आ गए, एक दिन आ जाओगे, 2 दिन आ जाओगे, एक क्वेश्चन में आ जाओगे, 2 क्वेश्चन में आ जाओगे, ये नहीं। सिर्फ ये देखा करो कि जो सामने पढ़ा रहा टीचर, उससे मुझे क्या सीखने को मिला, उस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ कैसी बन रही है। अब एग्जाम में जो लेवल आता है कैसा आता है, और जो एग्जाम में आता है क्या मुझे उस चीज की नॉलेज मिल रही है या नहीं, सिर्फ ये देखा करो। बाकियों को छोड़ दो जो क्लास में पढ़ रहे हैं, आपने अपने लिए आगे बढ़ना है। आप अपने आप को कंपेयर करके आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड। सिर्फ आप अपने आप को आगे रखो। लाखों बच्चे पेपर में बैठते हैं,
वैकेंसी तो उतनी ही है। अब मान लो वैकेंसी 300 है, बच्चा लाख बैठ रहा है एग्जाम में। अब 300 बच्चों ने एग्जाम क्लियर करना है, लाख बच्चा बैठा है, तो आपको क्या लग रहा है कि लाख बच्चों में 5000 भी नहीं पढ़ रहा होगा? तो 300 तो 5000 में लग जाएगा। 5 भी छोड़ो, क्या 1 लाख में 1000 बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा? बिल्कुल पढ़ रहा होगा। तो उसमें से भी 700 बच्चे पढ़ने वाले भी रहेंगे और 300 लग जाएंगे। तो बात ये नहीं है, इस स्टडी का पैरामीटर नहीं है कि कितना पढ़ लिया, कितना मुझे आ रहा, तैयारी होगी नहीं होगी। एग्जाम क्लियर करने के लिए दो चीजें मायने रखती हैं। पहला ये कि आपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट कर लिया, अगर कर लिया तो अब डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेपर में बैठ के आपने एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे किया। कई कभी ऐसा भी होता है ना कि आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। ये क्वेश्चन तो आता था यार, पर मेरे से गलत हो गया, जल्दबाजी में हो गया या कुछ भी हो गया। नॉलेज एंड पेपर अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को नॉलेज कम होती है लेकिन फिर भी पेपर अच्छा उसको अटेम्प्ट करना आता है और वो अच्छे नंबर ले जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दें। ये पोल क्या, पोल लगा दूंगा पहले नंबर पे भी आगे, हो जाओ खुश, मना लो खुशियां, मना लो जश्न, जला दो देसी घी के दिए कि आज सर ने पोल लगाया और मैं पहले नंबर पे आया। अरे यार नहीं, पढ़ने का नजरिया बदल दो बस। मेरी क्लास में अगर मैंने ये हरियाणा जी के करवा रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ एक एक क्लास मेरे लगाओगे ना, आपको पता चल जाएगा पढ़ाई होती क्या है। ठीक है, क्लियर है? चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई 23rd डिस्ट्रिक्ट हांसी की बात हो रही है। हांसी, हांसी जो डिस्ट्रिक्ट है वो बना 23rd। ठीक है, क्लियर है, डिक्लेयर किया है। चलो तो ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, उसके लिए 6 मिनट बचे हैं, तो दो मेरे को इजाजत, आज के लिए इतना ही। और उसके बाद फिर से एक क्लास है, तो कंटिन्यूसली ये 3 आवर्स की मेरे लिए क्लास बन गई है अब आज के दिन, क्योंकि हमारी तो 9 बजे क्लास होती है हर रोज सुबह, लेकिन आज मैं 2 बजे ले रहा हूँ क्योंकि बस थोड़ा सा एक था काम। ठीक ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट था बहुत, था कभी फिर बताएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ 2 बजे क्लास ले रहे हैं, कल से हमारी ये क्लास 9 बजे होगी और सैटरडे संडे नहीं होती। ठीक है, सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे ही होती है। क्लियर? तो ठीक है, फिर दो इजाजत, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार, जय श्री राम। तो ये कल हमने किया था, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, नहीं, ये आज हमने किया हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो अभी कल से फिर हिस्ट्री, क्योंकि हमने 6 क्लासेस लगाई हैं, तो अभी एक ही क्लास हुई है हिस्ट्री की, तो इसका मतलब हिस्ट्री अभी 5 क्लासेस में और बढ़ेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री।